सीधा सवाल में आज हम बात करने जा रहे हैं प्री प्राइमरी शिक्षा की। तो आज का जो सीधा सवाल है, इस एपिसोड के माध्यम से हम केवल ये प्रयास कर रहे हैं, उन पेरेंट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने का हम कोशिश करेंगे या उनसे समझने का कोशिश करेंगे कि क्या उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। यदि आप किसी ऐसे बच्चे के माँ बाप हैं जो नर्सरी से केजी 2 तक में आपका बच्चा पढ़ता है, तो आज का एपिसोड आपको उन सभी सवालों का जवाब देगा। आज इस विषय पर बात करने के लिए सीधा सवाल में हमारे साथ हैं डॉक्टर धर्मेंद्र वाजपेयी जी। डॉक्टर धर्मेंद्र वाजपेयी जी एक सीनियर शिक्षाविद हैं और प्रोटॉन प्री स्कूल नाम की एक बहुत बड़ी प्री स्कूल चेन को चला रहे हैं, और उस पर बात करने के लिए धर्मेंद्र वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में आपका। धर्मेंद्र जी, सीधा सवाल में हमारा एक कोशिश रहता है कि हम सीधे मुद्दे की बात करें, और आज कोरोना का जो समय है, इस पूरे समय में पेरेंट्स को में नर्सरी से 8वीं 12th तक की बात करें तो फर्क पड़ा ही है। प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेंट हो गया है, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है। कैसे देखते हैं आप, चूंकि खुद एक डायरेक्टर है स्कूल के? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोरोना महामारी के साथ जो स्थितियां बनी हैं उसमें एजुकेशन सिस्टम सर्वाधिक अफेक्ट हुआ है, ये बात हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं। हालांकि इस महामारी का प्रभाव तो व्यापक है, लगभग सभी तरह का व्यापार व्यवसाय से लेके अन्य चीज़ें प्रभावित हुई है, लेकिन मैं एक प्री स्कूल ऑनर के रूप में एक शिक्षा से लंबे समय जुड़ा हूँ, तो मैंने कई चीज़ें महसूस करी कि हर स्तर पे एजुकेशन अफेक्ट हुआ है, लेकिन सर्वाधिक जो प्रभाव इस पे जो महसूस हो रहा है, जो अब हम लोग को दिख रहा है सामने, वो प्री प्राइमरी एजुकेशन ही है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि फाउंडेशन लेवल की लर्निंग सबसे ज़्यादा जरूरी प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों को है। और हम समझते हैं कि हर बड़ी इमारत को बनाने के पहले जो उसकी जड़ों में जो हमें उसकी नींव को जो तैयार करने की, जो एक मजबूत नींव देने की जो भावना पेरेंट्स की भी होती है और हम सब शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र के लोगों की भी रहती है, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। और जो उद्देश्य हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन के पेरेंट्स के भी और स्कूल के भी, वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर अफेक्ट भी हो रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि प्री प्राइमरी लेवल पर कुछ अलग सोच के साथ हमें आगे मतलब एक विस्तृत योजना के साथ काम करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को भी मतलब फ़ायदा मिले, उनकी लर्निंग अफेक्ट नहीं हो, पेरेंट्स को उस स्तर पर संतुष्टि मिले, और कहीं ना कहीं स्कूल भी अपने सर्वाइवल के बारे में सोच पाएँ, कैसे उनको बने रखना है अपने आप को, क्योंकि बड़े स्कूल्स पे ये इतना प्रभाव नहीं डाल रही है। लेकिन जो सेगमेंट जिसकी आप विशेष तौर पे जिक्र कर रहे हैं कि प्री प्राइमरी जो सेक्शन है कि फ्रॉम नर्सरी टू केजी 2, इस सेक्शन को चलाने वाले या इस एरिया में काम करने वाले जितने भी स्कूल्स हैं, वो सर्वाधिक इस महामारी के बाद प्रभावित होते दिख रहे हैं। बच्चा स्कूल में आएगा तो ही इफेक्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि धारणा सही नहीं है। ये आप क्या सोचते हैं? विद्यालयों की स्थिति देखें या एक बड़े वृहद स्वरूप में हम देखें तो इसका सर्वाधिक प्रभाव उस प्री प्राइमरी सेक्शन के बच्चों पड़ा है जिनका शिक्षण पूरी तरह से एक तरीके से बर्बाद हो गया है। तो यहाँ पर चिंता करना ज़्यादा जरूरी है इस स्थिति में। नहीं, लेकिन अच्छा, पालक जो घर से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार के मतलब अन्य सदस्य जो हैं नौकरी में, रोजगार में या कुछ खरीदी के उद्देश्य से भी घर से बाहर जाते हैं, तो भी कहीं ना कहीं संक्रमण के फैलने का खतरा होता है। स्कूल के साथ में तो कहीं ना कहीं अगर कोई एसओपी डिफाइन की है शासन की तरफ से, तो उन मापदंड को फॉलो करके प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों को आसानी से मतलब शिक्षित किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस वर्ग के स्कूल के बच्चों के बीच में मोबिलिटी सबसे कम होती है, मतलब उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें अपन, तो प्री प्राइमरी का बच्चा बिना टीचर्स की अनुमति के अपनी जगह से भी स्विच नहीं होता है। उसे अगर वॉशरूम जाना है या हैंड वॉश के लिए भी जाना है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब टीचर्स की कंसेंट या उनके इंस्ट्रक्शन के बाद ही मूव करता है। तो उस वर्क को प्री प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को मेंटेन करना, मुझे लगता है थोड़ी सी प्रिकॉशन के साथ अगर करा जाए तो ये मैनेज हो सकता है। मतलब स्कॉटलैंड ने इनिशिएटिव लिया, उसने प्री प्राइमरी एजुकेशन को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि इस एज ग्रुप पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा। तो जब इस एज ग्रुप पर इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो क्यों ना हम इस एज ग्रुप को की जो एजुकेशन है इस पर कोई इम्पैक्ट ना होने दें। और उसने वो इनिशिएटिव लिया। सरकार को नहीं लगा आपको कि भारत सरकार ऐसे आंकड़ों पर काम करना चाहिए था? नहीं, हमारे यहाँ
जबकि कोविड का डेटा फिजिकली कलेक्ट हो रहा है, रोज का हमारे पास एक डेटा होता है नेम एड्रेस के साथ, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, लेकिन हम लोग उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाए। अगर हम इसको व्यापक पैमाने पे अगर डेटा माइनिंग या अन्य तरीकों से डेटा प्रोसेसिंग के तरीकों से अगर हम निकाल पाते तो ये जो आप बात बता रहे हैं निश्चित तौर पे इंदौर में या मध्य प्रदेश में या समूचे देश में यही आंकड़ा निकलेगा जो लगभग स्कॉटलैंड या अन्य देशों में निकला है। उन देशों ने डेटा को साइंटिफिकली स्टडी किया है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार की विफलता रही है कि हम ये तो बता पा रहे हैं कि ये कोरोना महामारी का जो प्रभाव है वो ज़्यादा एज ग्रुप में तो है। ये दिख रहा है कि 60-70 साल के जो वरिष्ठ जन हमारे घरों में या उन पर इसका प्रभाव है, लेकिन इसके नीचे के जो एज ग्रुप है जो आपने बता दिया कि 0 to 5 ईयर्स या अप टू 8 ईयर्स या 15 ईयर्स तक इसका क्या इम्पैक्ट है, इसको लेके कोई डेटा या कोई स्टडी आज तक मतलब भारत सरकार जारी नहीं कर पाई है। और उसी कारण शायद हम लोग उतने प्रैक्टिकल निर्णय नहीं ले पा रहे हैं इसको लेके कि मतलब एक डर सा वातावरण बना दिया गया है या बन गया है किसी कारणों से। और जब ये वातावरण बन जाता तो फिर पालक को अपने बच्चों की चिंता सबसे ज़्यादा जरूरी, जो हमारी भी चिंता है। आज हम भी स्कूल रन करते हैं, हमारे ही बच्चे हैं, तो हमारी सोच है कि नहीं सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा है। तो अगर सरकार थोड़ा सा साइंटिफिक होती या साइंटिफिकली डेटा को हैंडल करती तो शायद पेरेंट्स को भी आसानी से बात समझ में आती कि कोरोना महामारी का इम्पैक्ट किस एज ग्रुप पर सर्वाधिक है और हम लोग किस एज ग्रुप की एक्टिविटीज़ को जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सिस्टम को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन हो या हेल्थ हो या बाकी इंडस्ट्री हो, हम कोशिश कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है, लोग प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे कि एक सामान्य की स्थिति की तरफ हम लोग आगे बढ़ें वर्तमान स्थितियों के साथ। तो जितना साइंटिफिक डेटा हैंडलिंग होगी उतना आसानी से हम लोग पेरेंट्स को या आम जनता को बता पाएंगे कि कोरोना महामारी का सही जो प्रभाव है या उसका ये बोलें कि उसका जो दुष्प्रभाव हो किस एज ग्रुप पे ज़्यादा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि अगर सपोज करिए पेरेंट्स समझता भी होगा, अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल बात देखें कि शायद हो सकता है पेरेंट्स समझ रहा हो या स्कूल भी समझता हो, लेकिन चूंकि इन सब के बीच में स्कूल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आपको परमिशन गवर्नमेंट की चाहिए। तो मुझे आपको नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार अगर परमिशन दे देती तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स और स्कूल आपस में सामंजस्य बैठाकर इस पर कोई इनिशिएटिव लेते। बीच में कई बार इस तरह की खबरें समाचार पत्रों में भी आई हैं कि कुछ गाइडलाइन गवर्नमेंट ने बनाई है कि कुछ डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बिठाया जाए। इवन अभी 9 से 12 के बच्चों के लिए डाउट सॉल्विंग के हिसाब से स्कूल मतलब पेरेंट्स कंसेंट के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति अन्य क्लासेस के लिए भी बन सकती थी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पेरेंट्स को यहाँ लगता है कि अगर सिक्योरिटी है या प्रॉपर प्रोसीजर एडॉप्ट हो रहा है स्कूल के द्वारा और एक वातावरण अगर सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते तो मुझे लगता है कि कुछ स्थितियाँ सामान्य होने की तरफ हम आज आगे बढ़ पाते और एक वातावरण भी सामान्य होता और कहीं ना कहीं इतने प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों का शिक्षण भी उस स्तर पे प्रभावित नहीं होता। लेकिन एक बात ये आ रही है, चूँकि अभी स्कूल के सरकार के लेवल से ये चीज़ें स्टॉप है, सरकार कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। एक नहीं लगा आपको कि पेरेंट बड़ा परेशान है? मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ, पेरेंट से काफ़ी बात हुई हमारी कि वो परेशान है कि उसके बच्चे को एजुकेशन कैसे मिले। स्कूल जहाँ वो एडमिशन कराया है उसने शायद वो उसको सेटिस्फाइड नहीं है या वो उसको लग रहा है कि वो उस लेवल की एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। आप खुद एक डायरेक्टर हैं स्कूल के, क्या अनुभव रहा आपका और कैसे आप सजेस्ट करते हैं कि प्री प्राइमरी स्कूल जो है उसके पेरेंट्स भी और उसके जो स्कूल के ऑनर हैं उनको लेकर कैसे क्या गाइड कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं कि क्या कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे हम शिक्षा को नॉर्मल की तरफ बढ़ा पाएँ अभी के रूप में? नहीं, अभी जो वर्तमान स्थितियाँ हैं या जो गवर्नमेंट जो गाइडलाइन है उसके अनुसार तो सभी स्कूल प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जी। हम लोगों ने भी प्रयास करें कि बच्चों को ऑफलाइन वीडियोस के फॉर्म में जो उनका कंटेंट है, जो उनका लर्निंग मटेरियल है वो प्रॉपरली उनको डिलीवर हो। हाँ, ये ज़रूर है और पेरेंट्स की चिंता भी इस स्तर पे जायज़ है कि जो आउटपुट स्कूलों में जाकर बच्चों को मिलता था, जो स्कूल जाने के बाद जो बच्चा गेन कर पाता है नॉलेज और सिर्फ बुकिश नॉलेज यहाँ पर मायने नहीं रखता है। प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों को काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स
और कई अदर एट्रीब्यूट्स भी काउंट होते हैं उनके डेवलपमेंट को लेके। तो वो चीज़ें घर पर अभी उनको वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है। तो इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को उस स्तर पे भी संतुष्टि नहीं हो रही है लर्निंग को लेकर बच्चों की जी। तो स्कूल्स अपनी तरफ से ये प्रयास कर सकता है कि कैसे इस लर्निंग को रियलिस्टिक बनाएं, कैसे वो अपने टेक्नोलॉजी कल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेट करके अपने लर्निंग मॉडल को रिवाइज करके अपने टीचर्स को ट्रेंड करके कितने बेहतर तरीके से वो अपने लर्निंग मटेरियल को या लाइव क्लासेस के माध्यम से प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। जितना बेहतर वो पढ़ा पाएंगे उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो गैप जिसको लेके पेरेंट्स की भी चिंता है, स्कूल्स की भी चिंता है, वो गैप फिर कहीं ना कहीं कम होगी और लर्निंग एडवांटेज बच्चों को मिलेगा अगर हम टेक्निक एडॉप्ट करते हैं। तो अभी जो पेरेंट्स जो ऑलरेडी अभी पढ़ा नहीं पाए हैं या जिनके बच्चे अभी नर्सरी KG1 KG2 का एक होल्ड की पोजीशन हो गई, उनकी पढ़ाई नहीं चल रही है, उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं, हम क्या प्रयास कर सकते हैं कि क्या वो बच्चे आज, क्योंकि अभी समय है, हमें लगता है कि 6 महीने का समय है हमारे पास, अगला जो नेक्स्ट सेशन है स्टार्ट होने से पहले, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो अगर आज लर्न करना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी भी संभावनाएं ख़त्म नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी मान लीजिए कि अगर ये जो फेज़ निकला है दीपावली तक, इसमें हॉलीडेज़ भी काफ़ी होते थे। सही टीचिंग स्कूल्स में नॉर्मली दीपावली के बाद से लेके जो मेन एग्ज़ाम होती थी नॉर्मली मार्च के आसपास, वहाँ तक पढ़ाई का पर्याप्त समय मिलता था जी। तो उस अगर एंगल से देखें तो जब अगर थोड़ी सी स्थितियाँ, अभी तो नवंबर चल रहा है, कहीं ना कहीं जब हो सकता है कि जनवरी के बाद भी अगर ये अवसर मिले, स्थितियाँ सामान्य हो जाएं और जिस तरीके की जानकारियाँ लग रही है कि वैक्सीन भी मतलब अंतिम ट्रायल वाली स्टेज में आ गए हैं, तो शायद जनवरी के बाद हम लोग अगर 1 से 1.5 महीना अपने कैलेंडर को स्कूल के आगे बढ़ाते हैं तो अभी भी हम लोग इस साल को बचा सकते हैं और बच्चों को वो जो एक मिनिमम जो लर्निंग जो एट्रीब्यूट्स है बच्चों के, जो नॉलेज है, वो अभी भी हम बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं। ये संभावनाएं अभी जीवित है। मतलब जनवरी से लेके इसको अप्रैल एंड तक भी अगर कंटिन्यू करा जाता है तो कहीं ना कहीं 60-80% तक का हम नॉलेज जो डिलीवरी है वो बच्चों तक दे पाएंगे, ऐसे ही मुझे उम्मीद दिखती है अभी भी। तो संभावनाएं ख़त्म नहीं हुई हैं अभी इस समय पूरी। तो अभी एक जैसा आप बता रहे संभावनाएं ख़त्म नहीं हुई रही, तो क्या फीस भी एक मुद्दा हो रहा है जो अभी फिर से वापस लग रहा है कि अगर स्कूल जो है, स्कूल और पेरेंट्स फीस को लेकर कहीं सामंजस्य बैठा पाएँ तो ये जो पढ़ाई की सामंजस्य नहीं बैठ पा रही है, ये बन जाएगी? फीस निश्चित तौर पे एक बड़े कारण के रूप में सामने आया। जो हमारा भी जो पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्शन होता है उसमें कहीं ना कहीं ये हमने महसूस किया कि फ़ीस एक बड़ा कारण है। पर मुझे यहाँ पर एक और बात मतलब जानकारी के रूप में देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि फ़ीस वाली बात जहाँ उठी थी ये उन स्कूलों के लिए खासकर एक प्रॉब्लम थी जहाँ पर फीस 80,000 रुपये से लेके 1.5-2 लाख रुपए तक है। उन स्कूल के पेरेंट्स के लिए ये चिंता का विषय था कि उनकी अगर ट्यूशन फीस वाली बात की जाए तो कुछ एक बड़ा अमाउंट शायद रिड्यूस इस साल उनका हो पाएगा, या करा भी स्कूल्स ने, जो गवर्नमेंट गाइडलाइन थी कि ट्यूशन फीस ही लेना है। लेकिन जो बहुत प्री प्राइमरी लेवल की जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, यहाँ नॉर्मली 10-12 हज़ार से लेके 20-22 हज़ार तक की फ़ीस वाले स्कूल्स हैं, उसमें भी ट्यूशन फीस ही आपको लेना है सिर्फ। तो काफ़ी रिलैक्सेशन पेरेंट्स को दिया जा चुका है इस चीज़ में। तो अभी ये संभावना है कि सिर्फ ट्यूशन फीस के आधार पर भी मतलब स्कूल को सर्वाइव करने में कहीं ना कहीं मुश्किलें आ रही हैं। तो पालकों की चिंता भी अपनी जगह पे, लेकिन वो उसका कारण वो 20% वो एडमिशन्स हैं जहाँ पर फीस 80,000 रुपये से 2 लाख के बीच में है, और उसकी मार्केटिंग का या उसका सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो उन पेरेंट्स तक आ रहा है जिनके बच्चों की फ़ीस 20,000 रुपये से कम है। तो एक मिनिमम कॉस्ट तो सभी समझते हैं कि स्कूल्स की आना है उसमें कहीं ना कहीं। तो ये एक कन्फ्यूज़न ने या सोशल मीडिया प्रोपोगेशन में कि प्रॉब्लम किस वर्ग की थी वो, और उससे जो सफ़र कर रहा है वो एक बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं कर रहा है। लेकिन इसमें तो एक बहुत बड़ी बात देखा जाए तो गवर्नमेंट के साइड से एक पूरी क्लैरिटी है। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि ट्यूशन फीस देना है, कोर्ट ने क्लियर कर दिया ट्यूशन फीस देना है, सबके सबसे क्लियर गाइडेंस है। फिर कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? पेरेंट्स समझ क्यों नहीं पा रहा है? राज्य सरकार भी इसको स्पष्ट कर चुकी है और हाई कोर्ट भी इसको स्पष्ट कर चुकी है, ट्यूशन फीस जो है वो पेरेंट्स को पे करना है स्कूल को। तो चीज़ें चूँकि स्पष्ट हैं अब, तो अब बहुत ज़्यादा कहीं इसमें एक अंधेरे वाली कोई बात नहीं है कि जिससे पेरेंट्स के मन में कहीं शंका हो या कोई ऐसी स्थिति बने कि हमें
अभी और इंतज़ार करना चाहिए अपने साल को बचाने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए साल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। आज जो बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ रहा है और या KG1 में पढ़ा है, तो जो उसका लर्निंग मॉडल जो डेवलप हो चुका है, आज अगर 1 साल की गैप होती है या 8 महीने गैप होती है, तो करंट ईयर का तो लॉस है ही, और जो उसने जो लर्निंग पहले ली है वो लर्निंग भी बड़े लेवल पे सफ़र करेगी। तो मुझे लगता है मेरे खुद के बच्चे भी हैं, वो भी स्कूल पढ़ रहे हैं जी। तो ये कहीं भी मुझे नहीं लगा कि मुझे उनकी पढ़ाई कहीं पर रुकना चाहिए जी। क्योंकि हमें बच्चों का भविष्य भी देखना है, बच्चों की स्टडी, उनका लेवल, उनका लर्निंग, ये सारा हमको मेंटेन करते हुए इस स्थिति से आगे बढ़ना है। ये बात मुझे समझ में पेरेंट्स के रूप में भी आती है खुद भी, और एक स्कूल के डायरेक्टर के रूप में मुझे ये बात समझ में आ रही है। पेरेंट्स को अगर हम एक मैसेज देना चाहें आपकी तरफ से, तो आप क्या मैसेज देंगे कि अगर उनको अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी है तो कोई एक ऐसा मैसेज जिससे हम उनको दे पाएँ कि आपको क्या करना चाहिए अभी? नहीं, पेरेंट्स के लिए मेरा एक ही मतलब रिक्वेस्ट है उन्हें कि उन्हें स्थिति को समझना चाहिए कि वर्तमान में जब सारे एरिया, सारे सेक्टर कहीं ना कहीं अपने आप को नॉर्मलाइज करने में लगे हैं, तो एक बैकबोन मानी जाती है शिक्षा व्यवस्था, एक ऐसी स्थिति है कि ये रीढ़ है एक तरीके से समाज को भी, और आगे इस देश को अगर हमें बनाना है तो कहीं ना कहीं जब तक हम शिक्षण या शिक्षा व्यवस्था प्रॉपर नहीं करेंगे तो उससे हम निर्माण नहीं कर पाएंगे इस देश का। तो वो पीढ़ी जो जिसकी जड़ों में अगर कहीं ना कहीं एजुकेशन अफेक्ट हो रहा हो, ये हम अपने रिजिडनेस से कई बार ये समझ लेते कि नहीं, हमने 4 लोगों की बात सुन ली है, कोई निर्णय ऐसा ले लिया कि मुझे तो नहीं पढ़ाना इस साल। तो अभी भी ये संभावना है, साल बच सकता है, पढ़ाई स्कूल पढ़ा ही रहे अलग अलग माध्यमों से। अगर कहीं कुछ गैप आती है तो पेरेंट्स को व्यक्तिगत रूप से स्कूल जाके बात करना चाहिए, कोई माध्यम का अगर असर हो रहा हो, क्योंकि कई तरीके टेक्नोलॉजी का युग है, कई ऐसे तरीके भी डेवलप हुए जिनसे टीचिंग को आसान बनाया जा सकता है। तो पेरेंट्स को जहाँ भी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, उन्हें पर्सनली मुझे लगता है कि स्कूल जाना चाहिए, बात करना चाहिए, और अपने बच्चों की पढ़ाई का रास्ता जो है वो आगे का बनाना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत सही तरीके से हर एक मुद्दे का जो हमने बात करी उस पर आपने क्लैरिटी दिया, और चाहे वो स्कूल ऑनर हो या पेरेंट्स हो, उन सबको एक रास्ता कहीं ना कहीं मिला होगा कि हम आगे इसका रास्ता कैसे निकाल सकते हैं। तो धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक पूरे मुद्दे को बहुत ही आसान तरीके से क्लैरिफाई किया और सीधा सवाल के इस शो में हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हमने कोशिश की कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो बहुत ज़रूरी एजुकेशन है, एक नींव है एक बच्चे की एजुकेशन में, उसमें बड़ा असर पड़ रहा है। कैसे इस असर को कम किया जा सकता है, कैसे यदि पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, स्कूल क्या प्रयास कर रहा है, स्कूल किस लेवल पर जाकर आगे शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है, ये सब भी हमने जाना। एक जो कंक्लूजन निकल के आया है कि यदि पेरेंट्स को कोई समस्या आ रही है तो वो प्लीज़ स्कूल से बात करें। स्कूल बहुत प्रयास कर रहे हैं शिक्षा देने का, और आप ये ना सोचें कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जरूरी नहीं है, ये बैकबोन है। और यदि आपका बच्चा नर्सरी में पहले कुछ पढ़ लिया और अभी KG1 में आपने ये जो गैप दे के रखा है, ये आगे आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि पूरा ये एजुकेशन पूरा जीरो हो जाएगा आगे जाके। यदि आपके बच्चे ने प्ले ग्रुप की एजुकेशन ले ली थी और वो नर्सरी में था, तो वो जो उसने प्ले ग्रुप में लर्निंग लिया है वो जीरो हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको अपने बच्चे के शिक्षा के बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि कैसे ये जो सिस्टम जीरो की जो सिचुएशन आ गई एजुकेशन में, इसको खत्म किया सके। अभी भी समय है, ये समय गया नहीं, 4-6 महीने का सफिशिएंट समय है। अपने स्कूल से बात करें, उनसे बात करें कि कैसे आपके बच्चों को शिक्षा मिल सकती है। यदि फीस का आपके लिए कोई व्यक्तिगत मुद्दा है तो उस पर आकर स्कूल से बात करें। आज के एपिसोड में हमने केवल यही कोशिश की है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो रीढ़ है, नींव है इस एजुकेशन सिस्टम की, उसको कैसे बचाया जा सके। और यदि फिर भी आपको लगता है कि हमने कोई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं दे पाए, तो इस दिए हुए नंबर पे या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप हमें लिख सकते हैं। सीधा सवाल में आगे इस टाइप का जो भी चर्चा है या सीधा सवाल में शिक्षा से जुड़े हर मुद्दे की बात हम आगे भी करते रहेंगे। और आप हमारा एपिसोड यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल